हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस विद निधि। आज का हमारा टॉपिक है रिग्रेशन एनालिसिस मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हाँ जी, रिग्रेशन एनालिसिस मेथड क्या होता है? दिस मेथड ऑफ फोरकास्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज बेस्ड अपॉन द स्टैटिस्टिकल टेक्निक ऑफ प्रिडिक्टिंग द अननोन वैल्यू ऑफ अ डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द नोन वैल्यू ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल को फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन independent variable. It measures the average relationship between two or more variables. ठीक है, the relationship between sales and working capital is represented by following equation. यानी कि sales हम कह सकते हैं और वर्किंग कैपिटल के रिलेशनशिप को इस इक्वेशन के हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारी वर्किंग कैपिटल है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जो किस पर डिपेंड करती है? ठीक है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, किस पर डिपेंड करती है? हमारी सेल्स की वैल्यू पर। ठीक है, और ये ए और बी की वैल्यू, यानी कि हमारे पास यहाँ पर जो इंटरसेप्ट ऑफ द लीस्ट स्क्वायर है वो ए है, और बी क्या है हमारे पास? स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन। ये आप टॉपिक रिग्रेशन एनालिसिस मेथड में कर चुके हैं स्टैट्स में। ठीक है, और वाई यहाँ पे हम मान के चलते हैं हमारी वर्किंग कैपिटल को, और एक्स हमारी सेल्स है। ठीक है, तो वी यूज़ द नॉर्मल इक्वेशंस। हम नॉर्मल इक्वेशंस की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, समीशन वाई इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समीशन एक्स इज एंड समीशन एक्स वाई इज इक्वल टू ए समीशन एक्स प्लस बी समीशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ से ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और हम सेल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अल्टीमेटली फिर हम उसे इक्वेशन में फिल करेंगे और वाई की वैल्यू यानी कि वर्किंग कैपिटल की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन। हाँ जी, इस क्वेश्चन में हमें सेल्स दे रखी है 5 ईयर्स की। ठीक है, ये देखिए 60 lakhs, 80, 120, 130 एंड 160 lakhs। वर्किंग कैपिटल हमें दे रखी है, वर्किंग कैपिटल यहाँ पर 12 lakhs, 15, 20, 21 एंड 23। ठीक है, आपको कहा है कि इससे नेक्स्ट ईयर की वर्किंग कैपिटल निकाल कर दिखाओ। ठीक है, और अगले साल की जो सेल है वो 200 lakhs एस्टिमेटेड सेल्स दी हुई है। हाँ जी, तो सोल्यूशन पर आते हैं। ईयर्स लिख लेने हैं, यहाँ पर आपने सेल्स लिख लेनी है। सेल्स हमने एक्स मानना है। ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेल जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और वाई हमने लिख लेना है, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। हमने इस तरह से रिलेशनशिप बनाया है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इसमें हमने फिल करनी है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और एक्स की वैल्यू, अल्टीमेटली वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ लिख दी। एक्स सेल मान लिया और वाई को हमने वर्किंग कैपिटल एज्यूम किया। अब हमने एक्स को वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें देखिए फॉर्मूला में हमें एक्स वाई चाहिए, समीशन चाहिए एक्स वाई, हमें इसका भी समीशन चाहिए, समीशन एक्स। ठीक है, हमें और क्या चाहिए? समीशन वाई भी चाहिए, इसको भी हम ऐड कर लेंगे इस सारे को, और हमें समीशन एक्स स्क्वायर भी चाहिए, इसलिए समीशन एक्स स्क्वायर के लिए हम एक्स स्क्वायर करेंगे। सभी वैल्यूज़ को एक्स स्क्वायर कर दिया हमने, इसका स्क्वायर कर दिया, 60 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से हमने एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके ये सारी इक्वेशंस बना ली और फिर हमने इन सबको ऐड कर दिया। आप देख सकते हैं कि हमारे पास समीशन एक्स आ गया, समीशन वाई, समीशन एक्स इंटू वाई और समीशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इस वैल्यू को हमने हमारी नॉर्मल इक्वेशन में फिल कर देना है। ठीक है, समीशन वाई 91 इज इक्वल टू 5a एन हमारे पास 5 ईयर्स का था इसलिए 5 हमने लिख दिया प्लस 550। ठीक है, जो हमारे पास समीशन एक्स आया। ठीक है, उसके बाद देखिए समीशन एक्स वाई 10,730 और यहाँ पे 550a हमारे पास समीशन एक्स से लिख दिया प्लस 66,900। ठीक है, जो हमने निकाला था हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी, अब देखिए मल्टीप्लाई करना है हमने। फर्स्ट इक्वेशन को हम इसी तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, नॉर्मल इक्वेशंस को अब हमने मल्टीप्लाई किया इसे किससे? 110 से, ताकि हमारी जो ये इक्वेशन है वो कटिंग हो जाए इसकी। ठीक है, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये सेम आ गया, 110 बन गया। ठीक है, सॉरी 550 बन गया। जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया
फिर अगेन हमने 110 को 21 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 110 को 550 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थर्ड। अब हमने जो सब्ट्रैक्ट कर देना इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड के साथ। तो अब आप देखिए यहाँ साइन चेंज हो गए हमारे पास, ठीक है, ये इक्वेशंस कटिंग हो गई। यहाँ हमारे पास बच गया 6400b और यहाँ हमारे पास आ गया 720, ठीक है। अब आप देखिए b यहाँ पर आ जाएगा और 720 अपॉन 6400 हो जाएगा, तो 0.1125 b की वैल्यू आ गई। अब इस b की वैल्यू को आप कहीं भी पुट कर सकते हैं। हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, यहाँ पुट कर ली हमने वैल्यू, ये देखिए, ठीक है। यहाँ b की वैल्यू पुट की और यहाँ से हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करके a की वैल्यू आ गई, ठीक है। a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अब हमने इसको पुट कर देना है हमारे पास, जो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन थी y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। नेक्स्ट ईयर की जो एस्टिमेटेड सेल्स थी वो हमें 200 लैक्स क्वेश्चन में बताया हुआ था। तो यानी कि आपने यहाँ पर x की जगह जो सेल्स है वो 200 लिखनी है, b की वैल्यू 0.1125 प्लस जो हमारे पास यहाँ पे 5.825 वैल्यू लिखनी है a की, ठीक है। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 27.825, यानी कि आपकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो इतनी है, ठीक है, 27.825 लैक्स, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास कैश फॉरकास्टिंग मेथड। कैश फॉरकास्टिंग मेथड क्या होता है, ये किस पर बेस्ड है, कैश रिसीप्ट पर और कैश पेमेंट्स पर, ठीक है। ये मेथड भी हमारा बिल्कुल जैसे कैश बजट बनाते थे बिल्कुल वैसा ही है, बट हम क्या मान के चलते हैं इसमें, हम मान के चलते हैं कि जब एक्सेस ऑफ रिसीप्ट्स ओवर पेमेंट्स है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, सरप्लस, और एक्सेस ऑफ पेमेंट्स ओवर रिसीप्ट्स है तो ये क्या डिफिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि जितना हमारे पास कैश की रिक्वायरमेंट होगी, जितना डेफिस्ट होगा, हम मान के चलेंगे कि उतनी ही वर्किंग कैपिटल भी रिक्वायर होगी। अगर सरप्लस होगा, अगर हमारी रिसिप्ट्स ज़्यादा हैं पेमेंट से तो ओके है, ठीक है, यानी कि हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर हमारी पेमेंट ज़्यादा हो रही है और रिसिप्ट्स अभी भी कम है, डेफिस्ट हो रहा है कैश के लिए, तो उतनी ही रिक्वायरमेंट होगी ना वर्किंग कैपिटल की भी, ठीक है। तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक इलस्ट्रेशन करते हैं। तो लेट्स कम टू द इलस्ट्रेशन। यहाँ पे हमें दे रखी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है, जो 2009 में स्टार्ट हुई है और ये इसकी कहते हैं कि यूनिट कॉस्ट है, जो प्राइम कॉस्ट है वो है आपको दे रखी है 40, जिसमें से 16 है मटेरियल की कॉस्ट और 24 है लेबर की कॉस्ट। वेरिएबल एक्सपेंसेस जो हैं वो दे रखे हैं 8। वेरिएबल एक्सपेंसेस वो जो प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 30,000, जो किसी भी प्रोडक्शन लेवल पर हमेशा फिक्स्ड ही रहते हैं। पेमेंट फॉर मटेरियल इज टू बी मेड इन द मंथ फॉलोइंग द परचेजेस। वो कहते हैं कि जो मटेरियल की पेमेंट है वो उसी मंथ में नहीं करनी जब आपने इनकर किया है एक्सपेंस, बल्कि उसके नेक्स्ट मंथ में करनी है, ठीक है। 1/3 ऑफ द सेल बिफोर कैश। वो कहते हैं कि जितनी भी आपने सेल करी होगी उसका 1/3 आपने कैश में सेल करना है और 2/3 रेस्ट ऑफ क्रेडिट, ठीक है, फॉर सेटलमेंट इन द फॉलोइंग मंथ। यानी कि आपकी जो डेटर्स की जो सेटलमेंट होगी, जो आपने क्रेडिट पे सेल करी है, वो भी नेक्स्ट मंथ में आपने सेटलमेंट करनी है। एक्सपेंसेस आर पेबल इन द मंथ इन विच दे आर इनकर्ड। एक्सपेंसेस कब पेबल होंगे, जब वो जिस मंथ में इनकर होंगे, ठीक है। सेलिंग प्राइस दे रखा है 80 पर यूनिट और अलग अलग आपको मंथ्स के लिए यूनिट्स दे रखी है कि इस मंथ में आपकी इतनी इतनी यूनिट्स मैन्युफैक्चर हुई हैं। तो हमने अब एक तरह का कैश बजट ही बनाना है, ठीक है। आपको पता है कि पेमेंट्स रिसीट्स हम लिखते हैं, पेमेंट हमने कहाँ कहाँ करनी है, मटेरियल के लिए, वेजेस के लिए, फिक्स्ड एक्सपेंस और वेरिएबल एक्सपेंस, ठीक है। रिसीट्स कहाँ से आएंगी, हमें कैश सेल जो हम करेंगे और डेटर से जब पेमेंट हमें कलेक्ट होगी। हमने मंथ्स वाइज लिख लिया, जैन फेब मार्च अप्रैल मई एंड जून तक का, ठीक है। अब उन्होंने मटेरियल की पेमेंट के बारे में कहा था कि जो आपने पेमेंट करनी है, यानी कि जो जिस मंथ में करनी है, जनवरी में करनी है, उसकी पेमेंट नेक्स्ट मंथ करोगे। अब जनवरी वाला अमाउंट यानी कि 900 इंटू जो हमें मटेरियल की कॉस्ट दी हुई थी वो थी 16,
वो हमने पेमेंट करनी है फेब के मंथ में, ठीक है, 900 इंटू 16। उसी तरह से मार्च में आपने फेब वाली पेमेंट करनी है 1200 इंटू 16। उसी तरह से जो आपने अप्रैल में पेमेंट करनी है वो मार्च में जो आपने यूनिट्स प्रोड्यूस करी है उस पर करनी है 1800 इंटू 16, ठीक है, सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। वेजिस यानी कि उसी मंथ में इनकर की है उसी मंथ में पेमेंट करनी है। वेजिस की कितनी 24 थी अमाउंट, 24 कॉस्ट थी, 900 इंटू 24, 1200 इंटू 24, सो ऑन, ठीक है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस हर मंथ में उतने ही रहेंगे 30,000। वेरिएबल एक्सपेंसेस जितनी आपके यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। वेरिएबल एक्सपेंसेस 8 थे हमारे पास, ठीक है, 8 इंटू 900, 8 इंटू 1200 एंड सो ऑन जून तक, ठीक है। तो ये हमारे पास पेमेंट्स आ गई। अब देखिए रिसीट्स कैसे आएंगी, कैश सेल्स। कैश सेल्स कितनी थी 1/3। अब देखिए 900 को आपने 80 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि सेलिंग प्राइस 80 दे रखा है, और फिर उसका 1/3 कर देना है। इसी तरह से आपने बाकी मंथ्स के लिए भी यही क्राइटेरिया फॉलो करना है और जून तक चले जाना है। फिर डेटर्स का देखो कि जिस मंथ में आपने डेटर को क्रेडिट अलाउ किया है उस मंथ में आपने उनसे कलेक्शन नहीं करनी, उसके नेक्स्ट मंथ में आपको अमाउंट कलेक्ट होगी। इसलिए 900 इंटू 80 इंटू 2/3 वो आपने फेब में कलेक्ट किया, ठीक है। 1200 इंटू 80 इंटू 2/3 वो आपने मार्च में कलेक्ट किया, यानी कि फेब की पेमेंट मार्च में और मार्च की पेमेंट अप्रैल में एंड सो ऑन आपका जून तक जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास रिसीप्ट आ गई और पेमेंट्स भी। तो अब आपने देखना है कि कहाँ कौन से मंथ में आपको सरप्लस हो रहा है, कौन से मंथ में आपको डेफिसिट है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपकी पेमेंट ज़्यादा है रिसिप्ट्स कम है, पेमेंट ज़्यादा है रिसिप्ट्स कम है, ठीक है। तो 2 मंथ ऐसे हो गए जहाँ पे आपको डेफिसिट हो रहा है। वर्किंग कैपिटल आपकी रिक्वायरमेंट शो कर रही है। ये आप देखिए मार्च, अप्रैल, मई एंड जून, यहाँ पे ये 4 के 4 मंथ्स में आपके पास रिसिप्ट्स ज़्यादा हैं, देख सकते हैं आप क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1,68,000 है आपके पास रिसिप्ट्स और पेमेंट है 1,38,800। तो यहाँ पे देखिए आपके पास सरप्लस है। अब आपने क्वेश्चन में क्या करना है, क्यूमुलेटिव रिक्वायरमेंट बतानी है, क्यूमुलेट करके बताना है कि टोटल कितनी आपके पास जून में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो फर्स्ट आप देखिए कि पहले तो आपको 34,800 का डेफिसिट है, यानी कि आपको इतनी तो वर्किंग कैपिटल चाहिए ही है। फिर आप देखिए यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट और नेक्स्ट मंथ में और बढ़ गई, देखिए 37,600, इन दोनों को ऐड किया है मैंने, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट मंथ, उससे नेक्स्ट मंथ आपके पास इतना सरप्लस था, आपने लेस कर दिया, यानी कि रिक्वायरमेंट आपकी वर्किंग कैपिटल की कम हो गई है क्योंकि आपके पास अभी इतना कैश पड़ा हुआ है, ठीक है। उससे नेक्स्ट मंथ आप देखिए 26,000 और सरप्लस आ गया, अभी आपकी रिक्वायरमेंट और कम हो गई, 32,400 में से 26,000 माइनस कर दिया, ये आपके पास 6,400 आ गया। फिर आप देखिए 6,400 आपके पास अप्रैल के मंथ में वर्किंग कैपिटल है लेकिन अभी भी आपके पास सरप्लस है, तो आपकी ये जो रिक्वायरमेंट है 6,400 की वो मीट हो जाएगी और फिर भी आपके पास सरप्लस बचेगा 30,800 का, ठीक है। उसके बाद जून के मंथ में भी आपके पास सरप्लस ही है 35,600 का, तो दोनों मिलाकर आपके पास आ गया 66,400, यानी कि आपके पास सरप्लस वर्किंग कैपिटल अभी पड़ी है। ओके, तो आपके पास क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, डेफिसिट भी आ सकता है और सरप्लस भी आ सकता है। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन ख़त्म होता है और चैप्टर भी ओवर होता है। आई होप गाइज आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो, और आपको कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी आप बता सकते हैं कमेंट्स करके। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हैव अ नाइस डे।